नमस्कार, मैं हूं वदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2026 में किए बड़े बदलाव। घर के पास होगा सेंटर, सिंगल शिफ्ट में परीक्षा, सवाल होंगे कम। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पर बवाल, मेटा इंडिया प्रमुख पर केस, कॉकरोच पार्टी निशाने पर। बंगाल पुलिस ने किया बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी थे आतंकियों की हिट लिस्ट में। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गड़बड़ी फैलाने की योजना। आरटीआई कार्यकर्ता ने इलेक्शन कमीशन से किया अनुरोध, सीजेपी फंड और दीपिका के पिता की संपत्ति की हो जांच। कपिल सिब्बल की 1 करोड़ की फंडिंग से जीएसटी वसूले सरकार। वाराणसी पुलिस ने राहुल गांधी और पप्पू यादव समेत 3 पर दर्ज की एफआईआर। संसद में राम मंदिर दान चोरी वाले नाटक पर घिरे नेता। और वहीं यूपी के 57 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखीमपुर में मगरमच्छ गांव तक पहुंचा, जाल में फंसा अजगर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रायपुर से है खबर। केंद्र से छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ का तोहफा मिला है और अग्रिम कर हस्तांतरण से विकास परियोजनाओं को रफ्तार भी मिलेगी, ऐसा कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। केंद्र ने प्रदेश को अग्रिम कर हस्तांतरण के तहत 3,602 करोड़ जारी किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले का स्वागत किया और कहा है विकास कार्यों को अब नई गति मिलेगी, योजनाओं को भी एक बड़ा बल मिलेगा। सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य परियोजनाओं में भी एक तरह की तेजी भी देखी जाएगी। तो सीएम साय ने इसे सहकारी संघवाद की मजबूत मिसाल बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आभार भी व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी धन्यवाद व्यक्त किया है। रायपुर से खबर बता देते हैं, सीएम विष्णुदेव साय का आज प्रमुख कार्यक्रम है। राजधानी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। वहीं सुबह 9:30 बजे के करीब यानी कि अब से कुछ ही देर बाद राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ भी करते नजर आएंगे। नए आपराधिक कानूनों को मजबूत बनाने पर भी पूरी तरह से सीएम विष्णुदेव साय का फोकस रहेगा। और सुबह 10:30 बजे की अगर बात करें तो 10:30 बजे के करीब विकसित भारत संकल्प अभियान में भी शामिल होंगे। युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाएंगे। साथ ही 1:05 पर यानी कि दोपहर के 1 बजे मुख्यमंत्री रायपुर निवास भी लौटेंगे।
और वहीं लखनऊ सत्र से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगी बैठक। सर्वदलीय बैठक में आयोजित भी की जाएगी। सर्वदलीय बैठक विधान भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं शाम 5 बजे भाजपा सचेतक मंडल की बैठक होनी है। 5 कालिदास मार्ग में सचेतक मंडल की बैठक होगी। वहीं शाम 6 बजे भाजपा विधानमंडल दल की भी बैठक होगी। लोक भवन ऑडिटोरियम में भी विधानमंडल दल की ये बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन भाजपा के लिए और इसी के साथ ही आज कई सारी बैठकें हैं। पहले तो सर्वदलीय बैठक में कई जो पदाधिकारी वो हिस्सा लेंगे। विधान भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही शाम 5 बजे की अगर बात करें तो भाजपा सचेतक दल की भी मंडल की पूरी बैठक होगी। 5 कालिदास मार्ग में सचेतक मंडल की बैठक होनी है। राजधानी लखनऊ से खबर बता देते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव पीसी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मुद्दों को लेकर के होनी है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधायकों के साथ बैठक भी होगी। और राजधानी लखनऊ से खबर है। मानसून सत्र से पहले सपा की बैठक होने जा रही है। सपा प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानमंडल दल की यह बैठक है और बैठक में दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय लखनऊ में ये बैठक होनी है। बैठक में सपा के सभी विधायक शामिल होंगे। और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बैठक बुलाई है। आज 11:30 बजे के करीब
कार्य मंत्रणा बैठक होगी। 12 बजे सतीश महाना ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। 4 अगस्त को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। समाजवादी पार्टी ने बुलाई अपने विधायकों की बैठक। भाजपा विधायकों के साथ सीएम योगी करेंगे बैठक। और वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 6 बजे होगी। 4 अगस्त को होगी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक और मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को लेकर के बैठक में मंजूरी भी मिलेगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अनुपूरक बजट को लेकर के भी चर्चा की जानी इस बैठक में। एक ओर समाजवादी पार्टी की बैठक, दूसरी ओर भाजपा की बैठक और सतीश महाना भी बैठक करते नजर आएंगे। अनुपूरक बजट पेश होने से पहले कई विषयों पर चर्चा होगी बैठक के माध्यम से। फिर चाहे बात तो समाजवादी पार्टी की कर ले या भारतीय जनता पार्टी की कर ले, तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी बैठक बुलाई है 11:30 बजे और कार्य मंत्रणा पर ये बैठक होनी है। और खबर आगरा से बता देते हैं, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली सफर के 100 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और इस वर्ष 64 मेधावी छात्र छात्राओं को कुल 88 पदकों से सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा पहली बार पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित आर्टिजन को विश्वविद्यालय की ओर से मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी राज्यपाल के हाथों से किया जाएगा। इन योजनाओं से विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। वहीं फर्जी डिग्री और मार्कशीट के मामलों पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय ने डिजिटल व्यवस्था की और एक कदम बढ़ाया है। अब डिजी लॉकर सुविधा के माध्यम से छात्र छात्राओं को डिग्री और अंक तालिकाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे दस्तावेजों के सत्यापन में आसानी होगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश भी लगाया जाएगा। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह हम लोग 3 अगस्त को शिवाजी मंडपम हमारे जो आईटी संस्थान के अंदर है, खंडारी कैंपस यानी विवेकानंद कैंपस में है, वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति महोदया करेंगी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, रजनी तिवारी जी, वो लोग उसमें उनका सानिध्य रहेगा विशिष्ट अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पंकज अरोड़ा जी जो कि एलसीटी के चेयरपर्सन है वो पधारेंगे। और जो एक हम मानक उपाधि इस बार देना चाहते हैं वो एक वेस्ट बंगाल के एक आर्टिसन है श्री अबेंदु दास जी, जो कि स्वर्ण घास पर अपना कार्य करते हैं और बहुत प्रोडक्ट बनाते हैं। उनको इस बार मानक उपाधि दी जाएगी, जिससे जो जितने भी आर्टिसंस हैं उनको भी हमारे साथ स्किल के लिए विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए। ये एक विश्वविद्यालय का वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चित्रकूट से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में सीओ कार्यालय के पास स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और हादसे में 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं, बस चालक और परिचालक
घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल 9 बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सेठ मूलचंद विद्यालय के बच्चे अशोक पब्लिक स्कूल की बस से घर लौट रहे थे और इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। प्रारंभिक जांच में चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने की बात सामने आई और घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। जानकारी रही कि वहाँ से गाड़ी आ रही थी, तो हमें ये रहा है कि गाड़ी या पागल है क्या कि ऐसा गाड़ी वो कर रहा है। तो हम ये सोचे कि पता नहीं कैसा, तो हम बैठे थे उसको देख रहे थे, लेकिन देखते देखते पर हमें पेड़ में लड़ गई। हम 4 लोग बैठे थे, गाड़ी गिर गई, गाड़ी के नीचे आ गए। लेकिन ये है कि ऊपर वाला बचा दिया, गाड़ी में पेड़ ना होता तो क्या होता? पेड़ ना होता तो हम तो दारे में मर जाते। अंकल जी से पूछा कि अंकल जी वाटर बन है, तो अंकल जी के मुंह से उनकी जैसे बदबू आ रही थी। इधर बेटा, क्या बदबू आ रही थी मुंह से? यस। क्या बोले हैं अंकल? फिर उन्होंने बोला जाओ। तो क्या बस टकरा गई थी क्या? हाँ, वो स्पीड में चला रहे थे, फिर बस टकरा गई। विद्यालय में हम लोग थे तो अचानक एक बहुत तेज आवाज़ आई, तो बाहर निकल के देखे कि बस जो है यहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ से टकराई हुई। बच्चों के कांच वाँच लगे तो तुरंत हम लोग सहायक को भी बुला करके बच्चों को गाँव की गाड़ियाँ से अस्पताल को भिजवाए। कितने बच्चे घायल हैं लगभग? लगभग गिनती तो नहीं गिने हैं, लेकिन कई 7-8-10 बच्चे होंगे। एक बच्चे के बहुत सर में काफ़ी चोट लगी थी, खून निकल रहा था। देखिए, ये सेठ मूलचंद के स्कूल जो है, उसके बच्चे जो हैं वो अशोक पब्लिक स्कूल की बस में जो है ट्रैवल कर रहे थे और उसमें यहाँ कालूपुर के पास जो है ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बस है वो अपना पेड़ से पेड़ से टकराई। वहाँ पे तत्काल हमारी फोर्सेस, पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहुँच गए। तत्काल उनको बच्चों को वहाँ से बस से निकाला गया, जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको बस से निकाला गया और जो उसमें जिनको मामूली चोटें थी या थोड़ी और उनको चोटें ज़्यादा थी, उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में जो बच्चे लाए गए, 9 बच्चों को यहाँ पर लाया गया। और खबर हल्द्वानी से, जहां पुलिस ने मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने का कुंडल झपटने की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोने का कान का कुंडल भी बरामद किया। जानकारी के मुताबिक 23 जुलाई को जगतपुरम कॉलोनी हिम्मतपुर मल्ला निवासी चंपा देवी ने थाना मुखानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 युवकों ने उनकी सास के कान से सोने का कुंडल झपट लिया और मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने पुलिस अधिकारियों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए। इसके बाद मुखानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान की। पुलिस ने 1 अगस्त को रिलायंस मॉल के पीछे आम के बगीचे से घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हल्के हल्के एक साथ लाओ ना, एक साथ लाओ। लूट करने आ रहे हो या काम करने आ रहे हो? मतलब इसको लगा सुनसान इलाका, इसमें टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा अभियुक्त को भी लेके आया और उसको भी लाकर उसी कबाड़ी के पास यहाँ पे काम करते। कहाँ पे था सर कबाड़ी? सत्यापन कराया था इनका? सत्यापन नहीं कराया था। उस संबंध में भी 48 घंटे पहले एक बहुत चर्चित वारदात हुआ था, जो मुखानी थाना क्षेत्र पर आम्रपाली चौकी क्षेत्र का दूरस्थ देहात इलाके में एक बुजुर्ग महिला को जब वॉकिंग कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास जब वॉकिंग कर रहे थे, तो पीछे से 2 लड़के आते हैं और वो जो है बल प्रयोग करते हुए उस बुजुर्ग महिला को ओवरपावर करते हुए उसकी कान की कुंडल को छीन लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे चैलेंज लिया था। तत्काल एफआईआर भी दर्ज किया गया था और विभिन्न टीम्स को एक्टिवेट किया था, जिसमें थाना टीम्स हो गया, एसएचओ मुखानी सुशील
और चौकी सॉरी हमारा इंचार्ज है और इंचार्ज एसओजी मोहन सोन और की सारी टीम्स को एक्टिवेट किया था। और हजारीबाग से है खबर, जहां पर समाज सेवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए और महिला सशक्तिकरण से नई पहचान देने वाली हजारीबाग की बेटी प्रीति कुमार ने जिले और झारखंड का नाम रोशन किया है। प्रीति कुमार को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के प्रतिष्ठित ग्रास रूट्स इनोवेटर और रिकॉग्निशंस 2026 के लिए चयनित किया गया। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रीति कुमार ने तसर उद्योग में स्वदेशी तकनीक विकसित कर ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे लुगम कोकून प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक और सीईओ हैं। देश भर से चयनित 26 जमीनी नव प्रवर्तकों में वह शामिल रही और झारखंड में इस सम्मान के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र नव प्रवर्तक बनी हैं। उन्होंने तसर वस्त्र उद्योग में आयात धागे पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाला तसर धागा तैयार किया। उनके प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिले हैं। प्रीति कुमार पूर्व में झारखंड शिक्षा विभाग में परियोजना पदाधिकारी रह चुकी हैं और बालिका शिक्षा व जनजातीय विकास के क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं। वर्तमान में उनकी कंपनी रामगढ़ और हजारीबाग के क्षेत्रों में संचालित है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर भिंड से है, जहां पर बरोही थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी अतुल सिंह भदौरिया ने के नेतृत्व में पुलिस टीम और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई वैगनार कार, फर्जी आरसी और 30,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सस्ती कीमत में कार दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी का काम करते थे और इसके बाद वाहनों में जीपीएस लगाकर उनकी लोकेशन ट्रैक करते थे और मौका मिलने पर कार चोरी कर फरार हो जाते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ग्वालियर और गोहद क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों और चोरी की गई वारदातों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। और खबर भिंड से, जहां पर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में तलवार और चाकुओं से किए गए जानलेवा हमले में घायल युवक दीपक खत्री की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित हो गए परिजन और शव को 4 पहिया ठेले पर रखकर कोतवाली थाने पहुंचे। यहां पर उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की। घटना 29 जुलाई की रात लक्ष्मी नगर इलाके की बताई जा रही। परिजनों के अनुसार दीपक को उपेंद्र कुशवाहा ने फोन कर बुलाया था। वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने तलवार निकालकर वारदात को अंजाम दिया। साथ ही गंभीर हालत में दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर किया गया। 2 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले पत्नी के बयान पर विजय खत्री और सत्यम के खिलाफ हत्या के प्रयासों का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया और अब युवक की मौत के बाद हत्या की धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 30 जुलाई को कोतवाली में रमेश खत्री नामक व्यक्ति ने एक FIR कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 29 जुलाई को उसके बच्चे के साथ 2 आरोपियों द्वारा तलवार और चाकू से हमला कर उसको घायल किया है और
अभी उसकी स्थिति सीरियस है, जिस पर से धारा 307 IPC की FIR कोतवाली में की गई थी और उसको ग्वालियर रेफ़र कर दिया गया था। ग्वालियर में उसकी आज मृत्यु हो गई थी। PM के बाद परिजनों द्वारा सबको कोतवाली लाया गया और उनके द्वारा बताया गया कि इसमें 2 अन्य आरोपी और एक वकील भी शामिल है। उन्होंने इस आशय का एक लिखित आवेदन दिया है। अभी पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन में रखा है। जो 2 आरोपी FIR में थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आवेदन पर जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर अन्य आरोपियों के बारे में। खबर विदिशा से, जहां निनौरी खेड़ा गांव में सरकारी स्कूल भवन के दुरुपयोग का मामला सामने आया और यहां बंद पड़ी प्राथमिक शाला को स्थानीय लोगों ने कथित रूप से भैंसों के तबेले में बदल दिया। स्कूल के कमरों में मवेशी बांधे जा रहे हैं, भूसा रखा जा रहा है और सरकारी बिजली का भी उपयोग किए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल भवन लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। सरकारी संपत्ति का इस तरह से इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों ने मौके पर जांच कर कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए गंभीर बताते हुए कहा कि जिले में ऐसे अन्य बंद स्कूल भवनों की जानकारी जुटाई जाएगी। जहां भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है वहां कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। कि शिक्षा विभाग में ये बहुत ही गलत चीज है कि यदि कोई स्कूल बंद है, पहली चीज। और मैंने अभी डाटा तो नहीं मंगाया मगर मुझे मालूम पड़ा है कि वहां पर आंगनबाड़ी का किराया जा रहा है और टीचर कोई पदस्थ नहीं है और बच्चे कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्हें उसमें आंगनबाड़ी शिफ्ट करना चाहिए। इसमें तो सरकार को 2 तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो बिल्डिंग में उन्होंने शायद किराए से दे रखी है, क्या किया है, जब भी तो कोई बांध रहा होगा। और दूसरा उधर सरकार की राशि आंगनबाड़ी को दी जा रही है, बहुत गलत चीज है। इसकी हम जांच कराएंगे, हम दिखवाएंगे। शाला बंद हो चुकी है और शाला भवन खाली है। कई जगह जिले में स्थिति है। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सबसे पहले हमने महिला बाल विकास विभाग को हमारे खाली भवनों की सूची दे दी है और उन भवनों को अगर उन्हें आवश्यकता है तो उनमें आंगनबाड़ी वो चला सकते हैं। इसके बाद किसी अन्य शासकीय विभाग को अगर उसकी आवश्यकता होगी तो उसको हैंड ओवर किया जाएगा और अदरवाइज फिर जो है जो शेष भवन होंगे और जिनकी किसी भी शासकीय विभाग को आवश्यकता नहीं होगी तो उनके लिए कलेक्टर महोदय से मार्गदर्शन लेकर के पंचायत को हैंड ओवर करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाएगी। और एटा से बड़ी खबर आ रही है। एटा से आपको ये बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों से भरे ट्रैक्टर को ट्रक ने रौंदा है। दर्दनाक हादसे में एक कांवड़िए की मौत बताई जा रही है। वहीं 7 श्रद्धालु घायल है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और कई गंभीर घायल भी बताए जा रहे हैं। सत्यपाल ने सैफई जाते समय दम तोड़ दिया। मैनपुरी से कचला गंगा जल लेने जा रहे थे कांवड़िए। कासगंज रोड हाईवे कट के पास ये हादसा हुआ है। तो एटा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो 7 श्रद्धालु घायल हैं, मेडिकल के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। गंभीर घायल सत्यपाल ने सैफई जाते समय ही दम तोड़ दिया। और वहीं मैनपुरी से कचला गंगा जल लेने जा रहे थे कांवड़िए। मतलब हम जा रहे थे 16 कांवर भरने, मतलब पीछे से ट्रैक्टर में टक्कर मारी थी कैंटर में। कितने लोग घायल हुए? इसमें 7 लोग घायल हैं। 7 लोग घायल हुए। टोटल ट्रैक्टर में आप कितने लोग सवार थे? उसमें थे 15-20 लोग। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम पुरावली से। जिला मैनपुरी से? हाँ जी। कहाँ के लिए जा रहे थे आप? 16 कांवर भरने। तो आपका ट्रैक्टर चल रहा था या खड़ा हुआ था? ट्रैक्टर चल रहा था। पीछे से टक्कर मारी है? सामने से मारी है। सभी को यहाँ किसने भर्ती कराया है? मौके पर पुलिस पहुंच गई थी? पुलिस नहीं पहुंची। और खबर एटा से, जहां पर पूर्व SDM अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कई मुद्दों को लेकर तीखे बयान भी दिए। उन्होंने UGC, जनहित और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया।
अलंकार अग्नोत्री ने राम मंदिर चंदा मामले का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है। उन्होंने बयान देते हुए कहा, जो राम के नहीं हुए वे जनता के क्या होंगे। पूर्व एसडीएम ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में जनता को उलझाकर असली समस्याओं से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना उनकी प्राथमिकता है और लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इस दौरान अलंकार अग्नोत्री ने अपनी राजनीतिक रणनीति का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय अधिकारी मोर्चा आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। एटा में आगे अलंकार अग्नोत्री पहुंचे हैं, आखिर क्यों पहुंचे हैं, आइए जानते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि आखिर किस वजह से पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से निर्देश दिए हैं। क्या सर आप एटा पहुंचे हैं? आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पूरे प्रदेश में और देश के विभिन्न हिस्सों में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में संचालित है। 26 जनवरी 2026 को मैंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में इस्तीफा दिया था और इस्तीफे में बताया था कि हम लोगों को सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, और इसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार हमेशा काले कानून लेकर खड़ी करती है और सामान्य वर्ग से वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है। और जो विद्वेष है फैलाने वाला जो भी विचारधारा, उसके तहत सामान्य वर्ग से वोट लेती है, उसके बाद काले कानून बनाती है। इसी क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की जब अपने इस्तीफा देने के उपरांत स्थापना करी है और यहाँ पे एटा में भी हमारी कार्यकारिणी है, वहाँ पे हम लोग अपने कार्यकारिणी से बैठे। 27 को लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, विधानसभा चुनाव है, 403 सीटें हैं, उसमें 86 एससी समाज की सीट है, एसटी समाज की 2 सीटें हैं, ऐसे करके 403 सीटें। हमारे सभी सीटों पर काम चल रहा है। सभी जो जिले हैं, जो 75 जिले हैं, वहाँ की कार्यकारिणी को निर्देश किया गया है और जो भी अपने कोर वोटर्स हैं, अपने SC समाज में जो भी जितने जो प्रकोष्ठ है, जहाँ पे जो आरक्षित सीटें हैं, वहाँ पर भी हम लोग कैंडिडेट चयनित कर रहे हैं और जल्दी हम लोग लड़ेंगे। हमारे पास एक अच्छा कोर वोट है जो अभी आपको आने वाले चुनाव में जब 1-2 महीने के पहले ही आपको पता चलना चालू हो जाएगा। स्थिति हम लोगों की काफ़ी ठीक है और एक अच्छा, आपने देखा होगा आज एक सर्वे आया है, अखबार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने जो सर्वे दिया है इंटरनल सर्वे है जो इन्हीं की पार्टी ने किया है, जिसमें इनको 70 से 80 सीटों का अभी नुकसान हो रहा है। ये थे हमारे साथ पूर्व एसडीएम अलंकार अग्नोत्री को, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में 27 का इलेक्शन इनके द्वारा पूर्णतः लड़ा जाएगा और अपनी जो भी समर्थन होगा वो पूरी तरह से लेंगे। एटा से ज्ञानेश कुमार के लिए दिल्ली। और रायबरेली में एक सिपाही को दौड़ा कर पीटे जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि सिपाही लाइब्रेरी में पढ़ने आया था और इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दबंगों ने सिपाही को दौड़ाकर पीटा। सिपाही अर्पित गदागंज थाने की मखदूमपुर चौकी में तैनात है और इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जमुनापार चौराहे की बताई जा रही है। खबर अमेठी से, जहां पर यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल शनिवार को अमेठी पहुंचे। जिले में पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले देवीपाटन मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और इस दौरान व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एक निजी होटल में व्यापारियों की बैठक आयोजित की और जिसमें से जिले के अलग अलग बाजारों से पहुंचे व्यापारियों ने अपनी समस्याएं प्रांतीय अध्यक्ष के सामने रखी। बैठक में बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिला उपाध्यक्ष देवचंद्र सिंह ने मुद्दों को उठाया और जल्द समाधान करने की मांग की। वहीं नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने घरेलू गैस सिलेंडर वितरण के लिए प्रकाश गैस सर्विस को दोबारा बहाल करने की भी मांग की। मुसाफिर खाना व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्रजेश अग्रहरि ने बनवारी लाल कंचल को
अंग वस्त्र और भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया है। देखिए, व्यापारियों की 6-7 बड़ी समस्याएं हैं। आजकल कैंसर हो जाता है, 1 करोड़ रुपया लगता है, कहाँ से लावें? आपने चपरासी से लेकर कमिश्नर तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार ने करा रखा है। वो सरकार से लेते हैं 7 चीज़ें। हम सरकार को 7 प्रकार का टैक्स देते हैं। हमको क्यों नहीं स्वास्थ्य बीमा हमारा किया जाता? ये सरकार का सरासर अन्याय है, हमारे साथ जाती है। अगर कर्मचारियों का, अभी उन्होंने शिक्षकों का कराया है माननीय योगी जी ने, सभी शिक्षकों का स्वास्थ्य बीमा होगा, अखबार में आया। हमारा स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं कर रहे? हमसे कोई नाराज़गी है क्या? व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा हर हाल में होना चाहिए। खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर जिले में यातायात व्यवस्था को और बेहतर व आधुनिक बनाने के लिए पुलिस को अत्याधुनिक इनोवा इंटरसेप्टर वाहन की सौगात मिली है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस लाइन परिसर से इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात रविंद्र प्रताप सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह इंटरसेप्टर वाहन ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रभावी कार्रवाई करने में मदद करेगा। वाहन में लगे स्पीड गन तेज रफ्तार वाहनों की पहचान कर उनका ई चालान स्वतः जनरेट करेगी। इससे यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी शिकंजा कसने और सड़क हादसों में कमी लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वाहन में ब्लैक फिल्म की जांच के लिए विशेष उपकरण लगाए गए हैं, जिससे नियमों के विपरीत ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा सकेगी। वाहन ब्रीथ एनालाइजर के जरिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों की मौके पर जांच कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतापगढ़ पुलिस को, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसको एक इंटरसेप्टर व्हीकल मिला और उसका आज मेरे द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। इसमें जो व्हीकल मिला है, इसी में हमारा जो स्पीड गन है वो इसी में इंस्टॉल्ड है। तो ओवर स्पीडिंग के जो चालान हैं वो ऑटोमेटिकली उससे हो जाएंगे। हमारे इंटरसेप्टर को हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ब्लैक फिल्म है उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हैं। ब्रेथ एनालाइजर्स, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो चालान्स होते हैं उसमें भी वो मदद करेगा। तो ये व्हीकल जो है आज फ्लैग ऑफ मेरे द्वारा किया गया है। सर, इसका महीने का कुछ टारगेट भी रहेगा चालान करने का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। वायलेशंस जिसके अकॉर्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही लोगों के चालान किए जाते हैं। अगर कोई वायलेशन नहीं करता है तो अननेसेसरी उसका चालान नहीं होता है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर तहसील टुंडला में शनिवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। समाधान दिवस में कुल 110 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से जिलाधिकारी ने 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने जागरूकता शिविर का निरीक्षण किया और खतौनी पटल में मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों और अन्य फरियादियों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। लगभग 110 के आसपास शिकायतें अब तक आ चुकी हैं और शिकायतें भी अभी रही और अभी तक 9 शिकायतों का निस्तारण यहाँ पर किया जा चुका है और बाकी सभी शिकायतें जिसका आज निस्तारण नहीं हो पाएगा वो सभी 1 सप्ताह तक की अवधि में सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और सभी शिकायतकर्ताओं की बात सुनी जा रही है और शासन के मंशा के अनुरूप उसका निस्तारण किया जा रहा है। कई शिकायतों में आज ही यहाँ पे टीम गठित करके स्थल पर भी भेजी जा रही है, जिससे कोई शिकायत का भी तत्काल आगे निस्तारण। सर, जैसा ही देखा गया नगर पालिका के संबंध में ज्यादा शिकायतें बड़ा हुआ है और लेकिन नगर पालिका के संबंध में जो शिकायतें हैं, तो शिकायतें कई वर्षों से बनी हुई है, तो उसमें उप जिलाधिकारी को, अनुशासी अधिकारी को, बाकी अन्य टीम को। और प्रतापगढ़ में 29 जुलाई को सड़क दुर्घटना में एक 8 साल की बालिका की मौत के बाद हुए सड़क जाम और पुलिस पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली नगर पुलिस ने 6 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले पर क्षेत्राधिकारी नगर आशुतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कानून व्यवस्था और बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही प्रयागराज, फैजाबाद और मुख्य मार्ग स्थित भगवा चौराहे पर 29 जुलाई को सड़क दुर्घटना में 8 साल की बालिका की मौत हो गई थी, जिससे स्थानीयों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। उनतीस जुलाई को एक 8 वर्षीय बालिका की एक्सीडेंट में मृत्यु के पश्चात स्थानीय लोगों द्वारा शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया था। इस संबंध में तहरीर के आधार पर 6 नामजद और 60 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर है अमरोहा से, जहां पर डिडौली कोतवाली क्षेत्र में कस्बा जोया में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां टंकी मोहल्ले में 48 साल की महिला शमा की कथित रूप से उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक शमा मूल रूप से मुरादाबाद जिले की बिलारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह अपने पति से अलग होकर अपनी बेटी और दामाद के साथ जोया में किराए के मकान में रह रही थी और बताया जा रहा है कि मेरठ निवासी नूरुद्दीन पिछले कुछ दिनों से उसी मकान में महिला के साथ रह रहा था। बीती रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि कहा सुनने के बाद नूरुद्दीन ने शमा का गला दबाकर हत्या कर दी। महिला की चीख पुकार सुनकर बेटी और दामाद मौके पर पहुंचे, जहां भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना डिडौली क्षेत्र में चौकी जोया क्षेत्र का जो मामला है, यहाँ इकबाल नगर जो टंकी वाला मोहल्ला है, यहाँ पर एक शमा नाम की महिला जो मूलतः सहसपुर बिलारी जनपद मुरादाबाद की रहने वाली है और यहाँ एक किराए के मकान में अपने दामाद के साथ रह रही थी। इसकी जो बेटी है उसके द्वारा अभी ये बताया गया है कि एक नूरुद्दीन नाम का व्यक्ति जो मूलतः मेरठ का रहने वाला है, वो इस शमा से परिचित था और इसके साथ ही यहाँ पर वो भी कुछ दिनों से यहाँ आके रह रहा था। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।